हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। फाइनली यूपीएससी ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल यानी 25 जुलाई को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। पिछले 3-4 महीनों से इस वैकेंसी को आने की संभावना बार बार जताई जा रही थी और ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बहुत नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लाइक इसका डेट क्या है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं फॉर्म भरते समय, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, परीक्षा प्रो पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड कोर्स तैयार किया गया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स है इस वैकेंसी के लिए उसका नाम रखा गया है अपग्रेड बैच 2026। ये बैच है आपका डिपार्टमेंट प्रमोशन एग्जाम के अंदर ही आपको बैच देखने को मिलेगा परीक्षा प्रो ऐप में। आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.pariksha.pro.co.in, यहाँ से भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक नंबर है 8199900765, आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी अपना जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आपका हेल्प कर देंगे बैच ज्वाइन करने में। ये बैच प्योरली इसी एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए बनाया गया है जिसमें इससे रिलेटेड इसका जो भी डिटेल्ड सिलेबस है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग पूरा कोर्स बनाया जा रहा है। और आपको हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा जिससे आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है यूपीएससी का वो इतना इजी नहीं है, मीडियम टू हार्ड लेवल में आता है। तो इस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो स्टार्ट डेट है वो क्या है, वो 25 जुलाई से यानी कल से ये स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप होना, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगा, तो वो 14 अगस्त है। ध्यान रखिएगा ये 14 अगस्त को शाम को 6 बजे तक है, रात को 12 बजे तक नहीं है। तो इसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर ही आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, फीस वगैरह जमा करके। देखिए प्रिंसिपल की जो वैकेंसी निकली हुई है वो 124 पोस्ट के लिए निकली हुई है, जिसमें कि 52 फीमेल के लिए है और 72 मेल के लिए है। ये एक डिसेंट वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो 300 के आसपास थी, तो उसके मुताबिक तो इस बार की वैकेंसी कम है, बट फिर भी डिसेंट वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एलिजिबल कौन कौन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एज क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो 50 ईयर होनी चाहिए आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए एज यूजुअल +3 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST के लिए +5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हैं तो आपको +5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में आप वर्किंग हैं तभी आप एज रिलैक्सेशन के 5 ईयर को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने के लायक है, जो लोग KVS NVS में वर्किंग हैं, ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये रजिस्टर्ड होता है, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंट नहीं होता है। इसलिए यहाँ के जो भी एम्प्लॉय है ये +5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है उसको क्लेम नहीं कर सकते। अब आगे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन्होंने रखा हुआ है,
वो है मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ये आपका एजुकेशन है। प्लस एक्सपीरियंस जो दिया हुआ है वो 10 ईयर का है, 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, चाहे आप वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी हो, टीजीटी हो, ठीक है। कहाँ पर हो? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो आप, या इंटरमीडिएट कॉलेज में हो। यहाँ पे इस लाइन में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे केवल गवर्नमेंट को नहीं लिखा हुआ है कि आप गवर्नमेंट के किसी स्कूल कॉलेज में ही आप अगर वर्किंग हैं 10 साल से, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट बॉडी है, अगर वहां पे भी आप 10 साल से वर्किंग है पीजीटी या टीजीटी के पोस्ट पे, या वहां पे वाइस प्रिंसिपल के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो तब आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहां पे वर्किंग है या डेली वेजेस के रूप में वर्किंग है, तब आपका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा और आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो इस प्रिंसिपल के फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए, प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी गवर्नमेंट बॉडी में या रिकॉग्नाइज्ड कोई भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज अगर है तो वहां पर। इसके बाद इन्होंने एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का भी इसमें क्लास जोड़ा हुआ है, जिसमें या तो आप पीएचडी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लिए हुए हो किसी जगह पर। अगर इस टाइप का आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसे फॉर्म भरते समय उसमें मेंशन जरूर करिएगा। इसका एडवांटेज ये है कि अगर कभी कभी जब नंबर 2-4 कैंडिडेट लोगों का मैच कर जाता है, तो इंटरव्यू में किसको कॉल करना है और किसको नहीं कॉल करना है, उस केस में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन काम आता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसी कोई भी डिग्री या ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसे फॉर्म में जरूर मेंशन करें। ये ना समझे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसे स्किप कर दिया जाए, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपको आगे के स्टेप में। ये परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगा ये, और सेलेक्ट होने के बाद आपको 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें। इसके बाद नोटिफिकेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है वो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के बोली गई है। अगर आप ओबीसी हैं और अपना एज रिलैक्सेशन या उस कैटेगरी के थ्रू अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए ना, वो दिल्ली से बना होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली से ही बना होना चाहिए। कोई भी अदर स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का ओबीसी सर्टिफिकेट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको जनरल कैटेगरी ही फिर काउंट किया जाएगा। इसलिए जो लोग ओबीसी कैटेगरी को क्लेम करना चाह रहे हैं, वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में इन्होंने ओबीसी का प्रोफार्मा दिया हुआ है। उस प्रोफार्मा पर न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, अपने स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से आपको नहीं बनवाना है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली हुई है। वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी है। 704 वैकेंसी वाइस प्रिंसिपल की है, जिसमें फीमेल के लिए 340 है और मेल के लिए 364 पोस्ट है। तो वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। वाइस प्रिंसिपल बनने का बहुत सुनहरा मौका है सभी लोगों के लिए। और इसके लिए जो एज लिमिट दिया हुआ है वो 35 ईयर्स दिया हुआ है। सेम ऐसी ओबीसी के लिए +3 ईयर हो जाएगा और एससी एसटी के लिए +5 हो जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला +5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन था, वो भी एज इट इज यहाँ पे भी अप्लीकेबल रहेगा जैसे प्रिंसिपल में था। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, इसमें भी मास्टर डिग्री है और बीएड है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो यहाँ पे काफी रिलैक्स कर दिया गया है। 2 ईयर आपका पीजीटी होना चाहिए या फिर 3 ईयर आपका टीजीटी होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, अगेन यहाँ पर इन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं किया है। तो आप अगर किसी सरकारी जगह पे वर्किंग है, स्कूल में वर्किंग है, तो वहां से भी चलेगा। और अगर कोई भी ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है और आपके पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करने की उनको अथॉरिटी है, अगर आप वहां पे वर्किंग हैं, तो आप वाइस प्रिंसिपल के फॉर्म को भर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पीजीटी, या फिर अगर आप टीजीटी हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली इस वैकेंसी के लिए भी जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में वर्क करते हैं वो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस था प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए।
वाइस प्रिंसिपल भी परमानेंट पोस्ट रहेगा, ग्रुप ए नॉन गैजेट एडमिनिस्ट्रियल, ठीक है। प्रोफेसर इनका भी 1 ईयर का रहेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट का भी सेम यही कहानी है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा जो इन्होंने दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो सभी लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये जो एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं, ये एक्सपीरियंस काउंट किस डेट से होगा? तो ये क्रूशियल डेट से काउंट होगा। अब ये क्रूशियल डेट क्या है? जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है, जो कि 14 अगस्त है, वही क्रूशियल डेट है। तो 14 अगस्त को अगर आप के पास 2 साल पीजीटी या 3 साल टीजीटी के रूप में एक्सपीरियंस है, तब फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिमिलरली आप प्रिंसिपल वाले पोस्ट में भी जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो लास्ट डेट से ही काउंट होगा। एक चीज इन्होंने बताया है कि जो भी आप ऑथेंटिकेट करिए अपने फॉर्म को, वो कोशिश करिए कि आधार से हो, और आधार के थ्रू, ओटीपी के थ्रू ये ऑथेंटिकेट करिए आप फॉर्म को, जिससे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आपका ऑथेंटिकेशन ये सब में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 25 जुलाई ये डेट दिया हुआ है फॉर्म स्टार्ट का, और 6 बजे शाम तक 14 अगस्त को ये टाइम रहेगा इसको फॉर्म को फिलअप करने का। ये एक पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। आपको फिजिकल फॉर्म में पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ओएमआर शीट को फिल करना है। फिल किससे करना है ये इंपॉर्टेंट है। ये केवल और केवल ब्लैक पेन ही अलाउड है ओएमआर के लिए, ये ध्यान रखिएगा सब लोग। ब्लू पेन या कोई XYZ किसी भी कलर का पेन आप लेकर के एग्जाम हॉल में मत जाइएगा। 2-3 पेन जो भी आपको लेके जाना है, सारा का सारा ब्लैक कलर का होना चाहिए। एग्जाम का डेट इन्होंने नोटिफिकेशन में ही दे रखा है, 1 नवंबर 2026, और ये डेट बढ़ेगा नहीं, 1 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का। तो एक तरह से आपको तैयारी करने के लिए टोटल 3 मंथ का टाइम मिला। इस 3 मंथ्स के टाइम को आपको यूटिलाइज करना है अच्छे से, ताकि आपका एग्जाम निकल सके। अगेन देखिए यहाँ पे इन्होंने वो क्लोजिंग डेट को लिखा हुआ है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब का सब क्लोजिंग डेट से ही काउंट होगा। जब आप ये एग्जाम दे लेंगे उसके 2 महीने के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। तो मान के चलिए कि जब 1 नवंबर को एग्जाम होगा, तो आपका इंटरव्यू जो है, रिजल्ट जो है वो जनवरी में आ जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इंटरव्यू का वेटेज काफी अच्छा खासा है, 25% वेटेज दिया है इस एग्जाम में इंटरव्यू को, और 75% आपके रिटन एग्जाम को दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जब सबमिट कर देंगे, तो उसका प्रिंट आउट अभी तो कहीं पे भी भेजना नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम दे लेंगे और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा और इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल होगा, तो उस टाइम पे आपको अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर के जाना पड़ेगा, अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट जो कि वो मांगेंगे। इसलिए जब भी फॉर्म फिल करिएगा तो उसका प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा, या फिर सॉफ्ट कॉपी में ही उसका पीडीएफ अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में कहीं पर सुरक्षित रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन कौन से लोग इसमें कर सकते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब नॉर्मल है, जो सब में रहता है वो इसमें भी है एज इट इज। इंटरव्यू का टोटल मार्क्स 100 नंबर का रहेगा, और आपका जो रिटन एग्जाम है उसका टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 300 रहेगा। तो टोटल एक तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन से पहले 400 नंबर का ये एग्जाम हुआ, जो कि 2 पार्ट में है, रिटन एंड इंटरव्यू। रिटन आपका 300 नंबर का है, और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद कहाँ से अप्लाई करना है? तो upsconline.nic.in पोर्टल पे आपको जाना है, और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो स्टेप है वो टोटल 4 स्टेप है। जो पहला स्टेप होता है उसको ये लोग यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और वो जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर URN नंबर जनरेट होगा। ये URN नंबर आपके यूपीएससी के किसी भी वैकेंसी में काम आएगा, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करिए तो हर एक डेटा को ड्यूली चेक करिए, ताकि कुछ गलत ना हो, इससे दोबारा ये
एक बार ही केवल मॉडिफाई करने का ऑप्शन देते हैं, उसके बाद दोबारा ये कभी मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया में आपके सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें पूछेंगे, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको, वो सब सब अपलोड कर लीजिएगा। एंड लास्ट में आपका जो फोर्थ स्टेप आएगा, वहां पे आपको ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, वो आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिंसिपल के लिए कर रहे हो या वाइस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हो, उस पे आप क्लिक करेंगे, या दोनों के लिए कर रहे हो दोनों को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे, देन आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फी पेमेंट 25 रुपए है, आप उसे कर लेंगे, फिर आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को फिल करने में इन्होंने इस बार दो चीजों का बदलाव किया हुआ है, जिसको कि ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें तो एज इट इज है, सिंपल है, सब लोग भर लेंगे। एक है लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, यानी दो फोटो आपके फॉर्म में कैप्चर होंगे। एक तो आप अपलोड करोगे जो आपके पास है, जिस फॉर्मेट में जितने केबी में उन्होंने दिया हुआ है उस पे स्पेसिफिकेशन, उसमें आपको अपलोड करना है। उसके बाद लाइव कैप्चर होगा फोटो आपका। इसलिए ध्यान रखिए, जिस भी सिस्टम से आप फॉर्म को भर रहे हैं, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसका वेबकैम अच्छा चलना चाहिए, अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा ठीक होना चाहिए, प्लस पीछे का जो बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए वो भी क्लियर होना चाहिए। दोनों फोटो एक साथ ही कैप्चर होगा। तो ये फोटो को लेकर के था। दूसरा जो चेंज इन्होंने किया है वो सिग्नेचर को लेकर के किया है। जो साइन है वो आपको केवल एक बार नहीं करना है, 3 बार आपको साइन करना है, ठीक है। और किस पेन से करना है? ब्लैक इंक से करना है, ब्लैक पेन से करना है, और किसी भी कलर का पेन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे वो 3 बार करके, वन एक के नीचे एक के नीचे एक आपको करना है। जैसे अगर आपका जो भी XYZ है तो XYZ, देन अगेन XYZ, एंड देन अगेन XYZ। ये आपको प्लेन व्हाइट पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से ऐसे लिखना है और इसी को आपको अपलोड करना है। इसका डेमो भी दिया हुआ है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको शो होगा, देख लीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा सब लोग। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जो गेस्ट फैकल्टी है, डेली बेस पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, वो लोग एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। देन आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको फिजिकल कोई भी फॉर्म सेंड नहीं करना है कमीशन को। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। बस उसको अपने पास सुरक्षित रखिए, ताकि जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो तो आप लेके जा सकें। फीस 25 रुपए है। आपको ओबीसी है, जनरल है, पीडब्ल्यू है तो आपको 25 रुपए फी पेमेंट करना है। फीमेल, SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं आप, तो आपको फी में रिलैक्सेशन है। ये फी आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पे करना है, उसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है फी पे करने का। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड पॉइंट इन्होंने फिर से दिया हुआ है, जो मैंने ऊपर बताया कि अपर एज रिलैक्सेबल फॉर सेंट्रल या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 years एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन चीज ध्यान रखने वाला है, जिसमें कंफ्यूजन हुआ टीचिंग लाइन में, वो यही है कि जो भी KVS NVS वाले हैं, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ये इस 5 साल के एज रिलैक्सेशन को क्लेम नहीं कर सकते। और ये जो एज रिलैक्सेशन है, ये आपका ओबीसी और ST का जो एज रिलैक्सेशन 3 ईयर और 5 ईयर का है, उसके बाद का है। यानी ओबीसी को टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस मिले, रिलैक्सेशन मिल सकता है, और SC ST को टोटल 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो। रिटेन एग्जामिनेशन के लिए टोटल 15 सेंटर इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, आपको उसी में से सेलेक्ट करना है जहां पे आप जाकर के अपना एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे अहमदाबाद है, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम। आपका जो भी नियरेस्ट जगह है आप वहीं पर सेलेक्ट करिए एग्जामिनेशन देने जाने के लिए, और एग्जाम में केवल और केवल ब्लैक बॉल पेन लेकर के ही जाइएगा। OMR सीट पे इस कलर के अलावा और कोई भी कलर का पेन अगर चलेगा तो उसको, जो मशीन है
वो रीड ही नहीं कर पाएगा। तो पेन ऑफ एनी अदर कलर इज नॉट परमिटेबल। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगा, कितना रहेगा 1/3, जो आपका पर क्वेश्चन जो मार्क है उतना का 1/3 मार्क आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रैंडम क्वेश्चन गेस मार्क करने की कोशिश कम से कम करिएगा एग्जाम में, ताकि निगेटिव इफेक्ट ना पड़े पेपर के ऊपर। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, स्कीम एंड सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वल मार्क्स के होंगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सबका केवल एक ही आंसर करेक्ट होगा। जो पेपर का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा आपको, और निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। तो रिटेन एग्जाम आपका टोटल कितने मार्क्स का रहेगा? 300 मार्क्स का रहेगा। 300 मार्क्स, 2 घंटे का एग्जाम, और 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व कहाँ से करने हैं, क्या सिलेबस है आपके एग्जाम का, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, क्योंकि सिलेबस बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअल सिलेबस है क्या एग्जाम का और उसे कैसे पढ़ना है। और साथ ही साथ परीक्षा प्रो पर हम इनमें से कितने सिलेबस को, किस किस पॉइंट को कवर करेंगे और किसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंटेम्प्रोरी सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इशू। मीन्स आपको जीके प्लस करंट अफेयर दोनों पढ़ने हैं। दोनों पढ़ने तो है, लेकिन पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस किए गए और यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है कि इस एग्जाम में वो सबसे ज्यादा स्कीम्स के बारे में पूछता है, और जो नए नए पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं उससे रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन में एजुकेशन से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस अगर हुआ है या होने वाला है तो उसका डेट क्या है, उसका थीम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि ये क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके अलावा अगर कोई बर्निंग इशू चल रहा है करंट अफेयर में पॉलिटी से रिलेटेड, जैसे सीजीआई का अगर सिलेक्शन हुआ हो, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ हो, या कोई मिनिस्टर से रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी चीज हो, तो वो सारी की सारी चीजें पॉलिटी के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान देने वाला है वो ये कि ये जो स्कीम पोर्टल वगैरह जो पूछे जाते हैं इन सबका जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमेशा एजुकेशन होता है। तो जो भी स्कीम पूछे जाते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादातर स्कीम पूछे जाते हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड ज्यादातर स्कीम्स पूछे जाते हैं, और गर्ल्स चाइल्ड हो, वुमेन्स हो, उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स बने हुए हैं, जो स्कूलों में इम्प्लीमेंट किए गए हैं या होने वाले हैं, बजट में डिस्कस किया गया हो, वो सब मेन इनका फोकस एरिया होता है करंट अफेयर पूछने का। इन सारी चीजों का एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ प्लस मंथली करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको परीक्षा प्रो पर प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम पे बिल्कुल रिलेवेंट होगा। इसलिए करंट अफेयर से घबराने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा कवरेज रहेगा और काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उस पीडीएफ से। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जनरल नॉलेज से आ भी रहा है आपके में, कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास केवल इस एक पॉइंट से आ रहा है पेपर में। उसके बाद आपका हिंदी है, इंग्लिश है, प्लस रीजनिंग और मैथ। इसमें आपको हिंदी परीक्षा प्रॉपर कवर होगा, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये कवर नहीं होगा। बट हम आपको बता दें कि जो आपका इंग्लिश जो क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से, इनके क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो एसएससी टीयर 2 के लेवल का होता है, यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में आपका जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो एरर डिटेक्शन से होता है, प्लस नरेशन से क्वेश्चन होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से क्वेश्चंस होता है। इन सब टॉपिक्स को मिला करके क्वेश्चन इंग्लिश से बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनसे भी जो एसएससी टीयर 2 का लेवल है उसी लेवल का क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो काफी हार्ड रीजनिंग के देखने को मिलते हैं जो कि बैंकिंग लेवल को भी टच करता है। तो इन
3 टॉपिक के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल वीडियो हैं। कई सारे टीचर्स लोगों के जो कि इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पढ़ाते हैं, वहाँ से आप फ्रीली इसको पढ़ लीजिएगा। ये तीनों टॉपिक्स आपको परीक्षा प्रॉपर कवर नहीं होंगे। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स जो भी आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो सब के सब कवर होंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जो लेवल आप मेंटेन करिएगा इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का, वो अच्छा मेंटेन करिएगा, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको सॉल्व करने में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी लग सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने लिखा है एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये लिखने का तो इन्होंने एक लाइन में लिख दिया है, बट ये एजुकेशनल पॉलिसी जो है ना, ये बहुत सारे एक्ट्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। साथ ही साथ स्कूल सेफ्टी को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जो भी रूल बने हुए हैं, वो भी पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है चाइल्ड राइट को लेकर के, वो पढ़ना है। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये पढ़ना है आपको। स्टेट का भी ये पढ़ना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको पढ़ना है। तो ये 7-8 पॉइंट्स जो एक्ट और पॉलिसी रूल से रिलेटेड है, वो सब आपको एजुकेशनल पॉलिसी में पढ़ने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम 15 से 20 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं केवल इस टॉपिक से। उसके बाद है आपका एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका परख भी आ जाएगा, एनआरएफ भी आ जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ट्रिपल एसए भी आ जाएगा, आपका स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी आपको पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आपको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी पढ़ना होगा। तो ये एक अकेला पॉइंट जो इसमें लिखा है एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये लाइन, ये पूरा सिलेबस मिला करके आपका लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास आएगा आपके एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिटेल में आते हैं। तो इनसे चाहे इनका एक्ट रूल हो या मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हो, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़िएगा, ताकि कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से बना सके। उसके बाद आपका मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब आएंगे, जिसमें आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सीसीएस रूल्स पढ़ना है आपको। सीसीएस रूल्स में 5 रूल्स आएंगे, वो पांचों आपको पढ़ना है। लीव रूल हो गया, पेंशन रूल हो गया, कंडक्ट रूल हो गया, और एलटीसी रूल हो गया, और सीसीएस सीसीए रूल हो गया। ये पांचों रूल्स आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आरटीआई एक्ट है वो पढ़ना है, पोस एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, ये सब भी पढ़ना है। तो ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं, आरटीआई, पोस्ट, पोक्सो, सीसीएस रूल्स, ये सब आपके मैनेजमेंट रिलेटेड रूल से आते हैं। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका आता है जीएफआर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ये सब आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा। साथ ही साथ आपको एफआर एसआर के भी कुछ टॉपिक पढ़ने होंगे, सब तो नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको पे फिक्सेशन पढ़ना होगा। उसके बाद आपको सीएसएमए पढ़ना होगा, और सीजीएचएस रूल पढ़ना होगा। तो इतने सारे टॉपिक्स जब आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपका मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको ऑफिस प्रोसीजर पढ़ना है, जिसको मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के नाम से भी बोलते हैं, ये आपके ऐप में इसी नाम से रहेगा। फिर आपको पेडागॉजी इन एजुकेशन पढ़ना है, जिसमें कि आपको बेसिक्स तो सभी पढ़ने हैं, बस ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो आपको ECCC पे फोकस करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद FLN, इस पे भी बहुत ध्यान रखना है आपको, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एंड देन जो जो करिकुलर है, न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ना होगा, जो कि आपके सिलेबस में परीक्षा प्रो के कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा सब।
तो उसके बाद नया जो इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है वो हुआ है डिजिटल लिटरेसी को। तो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। अब वो 5 आ जाए, 10 आ जाए, 4 आ जाए, इसका कोई अभी फिक्स कहीं लिखा नहीं है, बट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी एक्सेप्ट इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। बाकी हर एक चीज डिटेल्ड में आपके कोर्स के अंदर रहेगा, आपको किसी और सोर्स की ओर देखने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाया जाएगा। आप लोग इतने सारे पॉइंट्स देख करके डरने की जरूरत मत करिएगा, ठीक है। जब पढ़ने लगेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी तो बहुत मजा आएगा ये सब चीजें पढ़ने में, क्योंकि आधा से ज्यादा जो चीजें हैं ना वो आपको डेली वर्किंग से रिलेटेड है, तो उसको आप काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर लेंगे जब डिटेल में उसे पढ़ने लगेंगे आप। अब सवाल ये है कि कोर्स में ये सब चीजें किस तरीके से अवेलेबल हैं, कोर्स कब से चल रहा है और किस तरह आपको पढ़ना है, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, मेन उस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका जो अपग्रेड बैच है ये एक लाइव बैच है, जिसमें लाइव क्लास के बाद वो वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है और उसी फॉर्म में रहता है। अपग्रेड बैच 2026 2 महीने पहले से ही आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें लगभग 40% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है। बाकी सिलेबस जो है वो अब यहाँ से आगे पढ़ाया जाएगा। जैसे सीसीएस रूल्स आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, एमओपी पूरा कंप्लीट हो गया है, ये आप ऐप में देखेंगे, ये आपका इसका कंटेंट आपको मिलेगा। उसके बाद जो इतने सारे एक्ट्स वगैरह हैं ये सब अब यहाँ से पढ़ाए जाएंगे। कुछ वीडियो आपके लाइव क्लास में पढ़ाए जाएंगे, प्लस कुछ रिकॉर्ड करके ही साथ अपलोड किए जाएंगे, ताकि सिलेबस को अर्ली फिनिश किया जा सके। क्योंकि जितना उम्मीद था उससे कम टाइम दिया एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने, इसलिए सिलेबस को टाइम से पहले फिनिश करना प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है, ताकि आप लोगों को कम से कम 1 मंथ कंप्लीट सिलेबस के बाद मिले, जिसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। कोर्स में आपके डिटेल वीडियो रहेगा, हर एक टॉपिक का जितना मैंने ऊपर बताया सारी चीज़ों का आपको अच्छे से वीडियो देखने को मिलेगा। उसके बाद उसका रिवीजन नोट्स मिलेगा, जिसको आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। एंड देन उसी टॉपिक का आपको एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोडेड मिलेंगे, जिसे आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करिएगा। ये सारा सिलेबस आप लोगों का जो फिनिश करने का हम लोग का टारगेट है वो 15 सितंबर से लेकर के लास्ट सितंबर तक हम लोग टारगेट किए हुए हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा और आपके कोर्स के अंदर रहेगा, जिसे आप जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो उससे रिलेटेड आप उसका डाउट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या लाइव क्लास से जुड़ करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। टोटल वीडियो जो आपके कोर्स में होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 160 टू 170 वीडियो टोटल होगा, और इसको आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्लान करना है, ताकि आप इसे 2 से ढाई महीने के अंदर फिनिश कर सकें। अभी इसमें से लगभग 60 प्लस वीडियो अपलोडेड है आपके कोर्स में पिछले 2 महीने से लाइव होकर के। बाकी अब यहाँ पे लाइव भी चलता रहेगा, प्लस रिकॉर्ड करके भी जल्दी इस सिलेबस को फिनिश किया जाएगा। तो ये टोटल सिलेबस था आपका डिटेल, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर करेंगे, केवल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके बाकी चीजों के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में हम आपको बता दें, जो आपका अपग्रेड बैच है वो अपग्रेड बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली बताया था आपको कि आप चाहें तो मोबाइल नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी डाउट है उसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप परीक्षा प्रो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में, और वहाँ पे इंस्टॉल करके जब आप डिपार्टमेंट प्रमोशन एग्जाम में जाएंगे तो आप देखिए ये अपग्रेड बैच 2026 के नाम से ये बैच है आपका। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए डेमो यहाँ पे पड़ा हुआ है, 5-7 वीडियो आप डेमो भी देख सकते हैं। बैच डिटेल क्लासेज में देखिए गवर्नमेंट सर्विस रूल्स में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं, पेडागोजी भी स्टार्ट है, पढ़ाई जा रही है। उससे रिलेटेड जो यहाँ पे रिवीजन नोट्स है वो भी अपलोड होते हैं, प्लस उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो भी सारे के सारे इस पे अपलोड होते चले जाते हैं, जैसे जैसे सिलेबस आपका फिनिश होता चला जाएगा। तो आप बैच ज्वाइन करिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए एट अर्लीस्ट। थैंक यू।